मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे के ऑफिसर्स को समन किया था। असम पुलिस ने मिजोरम के 6 अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया है। विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर एफआईआर मिजोरम में दर्ज की गई है। इससे पहले 6 अफसरों को समन किया गया था मिजोरम के असम की तरफ से। असम मिजोरम सीमा विवाद और ज्यादा गहरा गया है। कल लगातार गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री ने दलील ये दी थी कि ड्रग तस्करी को लेकर गहन चेकिंग बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों ही राज्यों ने अपने अपने नागरिकों को कह दिया है कि एक दूसरे की सीमा पार न करें। मोदी सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सिवाय कोई जातीय जनगणना नहीं होगी। यानी जनगणना का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण होगा। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनगणना में गणना का आधार जाति नहीं होगी। एक लाइन में समझें तो 10 सालों के लिए जातिवार जनगणना का मामला फिर लटक गया। ये तब है जब बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री इसी मांग को दोहरा रहे हैं। कास्ट बेस इसलिए जनगणना होनी चाहिए क्योंकि समाज में कास्ट वर्तमान समय में मौजूद हैं। तो जब जातियां मौजूद हैं, जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोचते आगे आने वाले दिनों में वो सभी पार्टियों का निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा। लंबे अरसे से मांग यही है कि पिछड़ी जाति की संख्या का पता लगाए बिना भागीदारी की नीति कैसे सुनिश्चित होगी। यह विषय गंभीर विचार मांगता भी है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को न केवल पॉलिटिशियंस से बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के नेताओं से और विद्वानों से भी बातचीत करना चाहिए। ये सभी चर्चाओं के बाद ही इस पर एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। सब जाति के लिए हम लोगों ने कहा प्रोसीडिंग है कि सबका गिनती कर लीजिए। इससे सहूलियत होगा सरकार को बजट बनाने में। आर्थिक कर लीजिए, सामाजिक कर लीजिए, शैक्षणिक कर लीजिए। एक कमंडल के खिलाफ मंडल का लड़ाई है। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। वैसे राष्ट्रीय जनगणना महामारी की वजह से शुरू नहीं हुई है। अगले साल प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में पार्टियों की मांग है कि केंद्र सरकार अपना स्टैंड बदले। ठीक है, एक बात हो सकती है कि जातीय जनगणना राज्य की ओर से कराई जाए, लेकिन मुकम्मल निदान किसी एक राज्य में जातीय जनगणना करने से नहीं हो पाएगा। जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना न हो, जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से पहले लोकसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर ओबीसी समेत हर जाति की जातिवार जनगणना का समर्थन किया था। 2018 में मोदी सरकार ने भी 2021 में जातिवार जनगणना का वादा किया था। मनमोहन सरकार ने तो लोकसभा में सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मौजूदा सरकार ने यू टर्न लिया है। तो क्या केंद्र में सरकार कोई भी रही हो, जाति आधारित जनगणना पर बातें तो खूब करती है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेना चाहता। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा भी होगी। तो क्या बात बनेगी
ये सबसे बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के पार बह रही है। कल देर रात तक दिल्ली में यमुना का स्तर 205.60 पर पहुंच गया था, जो कि अपने खतरे के निशान को पार कर चुका था। लेकिन सुबह के वक्त यमुना के जलस्तर में 40 मीटर की कमी दर्ज की गई और इस वक्त यमुना का जलस्तर 205.20 पर है। जलस्तर लगातार कम होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हुआ है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद दिल्ली तक आते आते यमुना उफान पर और तमाम निचले इलाकों को खाली करवाया गया। दिल्ली में यमुना नदी इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है। लगातार यमुना का जो जल स्तर है उसमें बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कल के मुकाबले अगर कहा जाए तो यमुना का जल स्तर के अंदर 1 मीटर का फर्क जो है वो देखने को मिला है। यमुना का जल स्तर जो कल 204 था, लगातार पानी छोड़े जाने के बाद इस वक्त दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो 205.18 मीटर है। कल देर रात को यही जल स्तर 205.70 पर पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे यमुना का जल स्तर में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि पीछे की तरफ से पानी भी जो है वो काफ़ी हद तक कम छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर पानी इसी तरीके से अगर छोड़ा गया, लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो दिल्ली में फिर से यमुना जो है वो उसका लेवल जो है वो बढ़ेगा। हालांकि अब राहत की बात यह है कि जो निचले इलाके हैं उनमें भी धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है और यमुना का जल स्तर जो है वो अब दिल्ली से नोएडा की तरफ कालिंदी कुंज की तरफ जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। और बारिश के मौसम में पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं नदी नाले उफान पर है तो कहीं लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हैं। ऐसे हालात के बीच लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उफनती लहरों की ये रफ्तार खौफ पैदा करने वाली है। उफनती लहरों का ये शोर डरा देने वाला है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो रास्ते में आने वाली हर चीज को ही बहा ले जाएगी। और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलवामा के त्राल इलाके में नदी में आई बाढ़ निर्माणाधीन पुल को अपने साथ बहाती लेकर चली गई। तस्वीरों में देखिए कैसे नदी की ऊंची ऊंची लहरें पुल तक पहुंच रही हैं और देखते ही देखते पुल लहरों में ही समा जाता है। पहाड़ी इलाके में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बारिश के बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने लगा और देखते ही देखते सड़क पर पत्थरों का ढेर जमा हो गया। गनीमत रही कि कोई भी शख्स इन बड़ी बड़ी चट्टानों की चपेट में नहीं आया, वरना यह हादसा जानलेवा हो सकता था। लैंडस्लाइड के चलते ऐसी ही आफत पश्चिम बंगाल से सिक्किम जाने वाले हाईवे पर भी आई। पत्थरों के बड़े बड़े ढेर हाईवे पर पड़े। मलबे की चपेट में आने से टनल भी बंद हो गया। रास्ते से मलबा और पत्थर हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन खराब मौसम के बीच ये काम इतना आसान नहीं है। लिहाजा इस रास्ते से सिक्किम जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इधर इंचार्ज है, उसने कोई भी जानकारी नहीं दिया है। अब इधर लोकल पीपल ने 2 बॉडी रेस्क्यू किया। एक 4:30 में एक नदी के टिस्टा नदी के किनारे से एक नदी को रेस्क्यू किया, तब तक वो जिंदा था। लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो वहीं डेड हुआ। और एक इधर टनल है, टनल के पास अभी रेस्क्यू किया, वो डेड बॉडी रेस्क्यू किया है। अभी तक कितना मिसिंग है, कितना है, वो कोई पता नहीं है। हाँ, लोकल आदमी 2 अभी लापता है। हाँ, सिक्किम जाने वाली सड़क का हाल तो आपने देख लिया। अब सिक्किम पर बारिश के चलते आई मुसीबत की तस्वीरें देखिए। दक्षिण सिक्किम के नामची में पूरी रोड मलबे के चलते बंद पड़ी। मौसम की ये मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं पड़ रही, मैदानी इलाके भी बाढ़ जैसे हालात के बीच मुसीबत झेल रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में पानी बढ़ा हुआ है।
नदी में उफान कुछ इतना ज्यादा है कि पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। इस बीच गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक जब पुल के ऊपर से गुजरा तो लहरों के बीच रास्ता पार नहीं कर सका। ट्रक को निकालने के लिए काफी मशक्कत हुई। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को सुरक्षित दूसरी तरफ लाया गया। क्या पहाड़, क्या मैदान। बारिश के चलते इन दिनों हर ओर मौसम ने हाहाकार मचा रखा है और मुसीबत की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार समझता है, लेकिन 70 साल से तिब्बत पर कब्जा जमा कर रखने वाले चीन ने वहां के लोगों के साथ साजिश करना नहीं छोड़ा। अब चीन का इरादा तिब्बत के युवाओं को एलएसी पर भारत की सेना के आमने सामने करने का है। जल्द ही एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों के खिलाफ तिब्बती सैनिक चीनी सेना की ओर से नजर आ सकते हैं। चीनी सेना तिब्बत के हर एक परिवार से युवाओं को एक खास एजेंडे के साथ अपने साथ जोड़कर भारत के सामने सैन्य चुनौती पेश कर सकती है। अभी पिछले हफ्ते शी जिनपिंग बतौर चीनी राष्ट्रपति पहली बार अचानक तिब्बत पहुंचे थे। उनके तिब्बत दौरे का विश्लेषण सुरक्षा और कूटनीति पर नजर रखने वाले कर ही रहे हैं कि इस बीच तिब्बतियों को भारतीय सेना से भिड़ाने के चीन के गेम प्लान का पता चला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन हर एक तिब्बती परिवार के कम से कम एक सदस्य को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होने का नियम बना सकता है। तिब्बत से भर्ती होने वाले सैनिकों को भारत के साथ लगी सीमा यानी एलएसी पर तैनाती का प्लान है। चीन ने तिब्बत के युवकों को चीनी सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इंच इंच जमीन कब्जा करने की अपनी साजिश के बाद अब चीनी सेना भारत के खिलाफ एक नई रणनीति में जुट गई है। चीनी सेना तिब्बती युवाओं को पीएलए में अनिवार्य तौर पर भर्ती कर रही है। इन युवाओं को एलएसी के पास गांव में लोगों पर नजर रखने और जासूसी काम के लिए तैनात किया जा रहा है। मतलब साफ है, चीनी सेना भारत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। आखिर तिब्बत को लेकर चीन हरकत में क्यों आ गया है? खासकर तिब्बतियों को चीनी सेना में भर्ती कराने का प्लान क्यों है, ये समझने की जरूरत है। चीन को अब ये लगने लगा है कि उसकी जो हान पॉपुलेशन है उसको अब ऐसे इलाकों में रहना बहुत कठिन हो रहा है। ऐसे दुर्गम इलाकों में उन्हें लगता है कि सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट यानी कि जो तिब्बतन वहां के हैं और जो लॉयल है और जो अपनी जो वफादारी है वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाती है और उनको चीन भाषा का ज्ञान है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होंगे। यहाँ ये जान लीजिए कि शी जिनपिंग 21 जुलाई को जब तिब्बत पहुंचे थे तो चीनी व्यवस्था ने दौरे को गुपचुप रखा। 2 दिनों बाद 23 जुलाई को जिनपिंग अरुणाचल बॉर्डर के पास निंगची तक गए, तभी उनकी तस्वीरें मीडिया में जारी की गईं। निंगची से चीनी बुलेट ट्रेन में सवार होकर जिनपिंग तिब्बत की राजधानी लासा तक गए। इस बुलेट ट्रेन को चीन ने जून के आखिरी हफ्ते में चलाना शुरू किया है, यानी एक ओर तिब्बत पर फुल कंट्रोल, दूसरी ओर तिब्बतियों को बांटने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक जिन तिब्बती युवकों को चीनी सेना में लिया गया है उनकी स्वामी भक्ति का टेस्ट भी लिया जा रहा है। इस लॉयल्टी टेस्ट में चीन की मैंडरिन भाषा सीखना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च सत्ता को दलाई लामा के प्रति श्रद्धा से ऊपर मानना शामिल है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से तिब्बत भारतीय सेना में आकर के अपनी शौर्य दिखा रहे हैं, उसी मार्ग पर तिब्बतन जो चीन में रहते हैं वो भी अपना शौर्य दिखाने में शायद वो काबिल हो जाए। उसके लिए चीन उन्हें ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर रहा है और माना जाता है कि चीन इस जो पूरी प्रक्रिया में तिब्बतन्स को लेने में बहुत अग्रसर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक तिब्बत के युवकों को भारतीय सेना के सामने खड़ा करने की चीनी प्रक्रिया इस साल जनवरी-फरवरी के बाद शुरू हुई है। दरअसल तब भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर में शामिल तिब्बती सैनिकों ने चीनी सेना को पेंगोंग लेक क्षेत्र में धूल चटाई थी। इसी के बाद तिब्बती युवकों को चीनी सेना में शामिल करने का इरादा रखा गया।
有利地形，与数倍于己的外军展开殊死。 वैसे तिब्बत को लेकर चीन चाहे जितने हाथ पांव मार ले, लेकिन तिब्बत को लेकर बीते कुछ हफ्तों में हुई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चीन को परेशान कर सकती हैं। इसी हफ्ते भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दलाई लामा के 2 प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इससे पहले 6 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दलाई लामा के जन्मदिन की बधाई सार्वजनिक तौर पर दी थी। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।